हेलो बच्चों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो यहाँ हम क्लास 10 मैथमेटिक्स में आपका चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम क्या है बच्चों, द्विघात समीकरण, आज इसको हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर में हमारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्या पूछता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग उदाहरण को समझेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि आप एनसीईआरटी बुक को खोल लेंगे। मेरा साथ क्लास 10 के मैथमेटिक्स का आप एनसीईआरटी बुक को निकाल लीजिए। वहां पर आप पेज नंबर निकाल लीजिए। कितना निकालेंगे? 78 निकालिए, ठीक है बच्चों। पेज नंबर 78 निकाल लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। जैसे द्विघात समीकरण क्या होता है? द्विघात समीकरण मतलब द्विघात मतलब पावर जिसका 2 रहेगा, ठीक है, उसी को हम लोग द्विघात समीकरण बोलते हैं। जैसे देखिए, जैसे हो गया ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये बराबर 0। तो अगर ये बराबर 0 नहीं रहता था तो जिस तरह हम लोग पहले पढ़ते थे इसको द्विघात बहुपद बोलते थे, ठीक है। तो अगर बराबर में 0 दे दिए तो फिर क्या हो गया? द्विघात समीकरण हो गया, क्योंकि पावर में क्या है? मैक्सिमम 2 है, इसीलिए इसको द्विघात समीकरण कहते हैं, ठीक है। पावर में यदि मैक्सिमम 3 रहेगा तो उसको त्रिघात समीकरण बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो इतना हम लोग जानेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ पर हो सकता है आपका एग्जाम में नहीं पूछे, लेकिन आपको जानना चाहिए कि एक सूत्र दिया गया था, ठीक है। देखिए एक द्विघाती सूत्र दिया गया था, एक द्विघाती सूत्र दिया गया था, द्विघाती, जिससे हम लोग द्विघात समीकरण का मूल निकालते हैं, द्विघाती सूत्र, ठीक है बच्चों। ये द्विघाती सूत्र क्या दिया गया था? x बराबर निकाला जाता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac और बटे में 2a। शायद आप लोग ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये फॉर्मूला दिया गया था, इस फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग मूल निकालते हैं, द्विघात समीकरण का मूल निकालते हैं, शून्य निकालते हैं। तो ये जो समीकरण दिया, मतलब ये जो सूत्र दिया था, ये किसने दिया था? ये श्रीधराचार्य ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था? श्रीधराचार्य ने दिया था, श्रीधराचार्य ने ये वाला द्विघाती सूत्र दिया था, ठीक है। तो ये वाला जानिए आप लोग। देखिए बहुत बच्चे ये वाला जानते हैं कि द्विघाती सूत्र क्या फॉर्मूला था? x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac, जहां पर कभी कभी इस तरह से भी दिया रहेगा, ठीक है, कभी कभी इस तरह से भी दिया रहेगा, प्लस -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटे 2a। तो यहाँ पर d क्या है? यहाँ पर d वही वाला है, रूट अंडर b² माइनस 4ac। यहाँ पर d क्या है? तो रूट हटा दीजिए, क्योंकि रूट तो पहले से दिया था, तो b² माइनस 4ac यही वाला यहाँ पर d है, ठीक है। तो ये दोनों आप याद कर लीजिए, आपका काम देगा। और ये फॉर्मूला किसने दिया था? श्रीधराचार्य ने दिया था, ठीक है। तो इतना हम लोग जानेंगे। अब देखिए एक द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या था? एक द्विघात समीकरण का मानक रूप जानना पड़ेगा आपको। द्विघात समीकरण का देखिए मानक रूप जो होता है ना, किसी भी द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ये वाला होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर का 0। ये होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप। मतलब कोई भी समीकरण यदि इस फॉर्म में है, इस रूप में है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो द्विघात समीकरण है, ठीक है बच्चों। तो इतना आप समझ गए। तो उसके बाद देखिए हम लोग उदाहरण चलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग उदाहरण का क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए उदाहरण नंबर 1 क्या रहा है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। जो आपका लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा है उसको गणितीय रूप में, फॉर्मूला में, मतलब आपको द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। और क्या करना है? देखिए तो यहाँ पर सबसे पहला उदाहरण नंबर 1 में 2 क्वेश्चन है, ठीक है। उदाहरण नंबर 1, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1 में 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, अभी मेरा साथ साथ पढ़िए। देखिए क्या लिखा है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल 45 कंचे। कंचे मतलब जो छोटे बच्चे नहीं खेलते बचपन में कंचे हैं, तो वो बोला कंचे है। तो कितना कंचे है जॉन और जीवंती के पास? टोटल 45 को कंचा है, ठीक है। तो दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, ठीक है। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है? 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मान लेते हैं कि जॉन और जीवंती के पास कितने कंचे हैं। माना, सॉल्यूशन करें, ठीक है बच्चों। इसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना है, माना जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या को हम लोग क्या मान लेते हैं बच्चों? x मान लेते हैं, ठीक है। x कंचा है उसके पास, जॉन के पास। तथा जीवंती के पास कितना कंचा है? तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या, तो जीवंती के पास कितना कंचा बचा? टोटल कितना कंचा था? दोनों के पास 45 को कंचा था, उसमें जॉन के पास अकेले x कंचा है। तो अब जीवंती के पास कितना कंचा बचा है? 45 को में x कंचा जॉन के पास है, तो 45 को में x को हटा देने पर जितना कंचा बचा वो आपका जीवंती के पास रहेगा, ठीक है। तो अब निकाल, अब देखिए फिर क्वेश्चन में क्या करना। देखिए क्वेश्चन में फिर बोल रहा है कि अगर वो दोनों 5-5 कंचे खो देते, तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन दोनों 5-5 कंचा खो दिया, मतलब x ने भी 5 कंचा खो दिया, जॉन ने भी, और इधर जीवंती ने भी 5 कंचा खो दिया, ठीक है। तो 45
माइनस एक्स और फिर 5 का खो दिया -5, तो बोला कि दोनों का गुणनफल कितना हो जाता है, दोनों का गुणनफल 124 हो जाता है। देख लीजिए आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है 124 हो जाता है, मतलब यहाँ पर हम लोग गुना का साइन दिया, पॉइंट मतलब यहाँ पर गुना होता है। ठीक है, 45 यहाँ पर x -5 ये किसका है, जॉन के लिए, जब उसने 5 का खो दिया, और 45 - x -5 यानी 45 - 5 तो जीवंती का है, और फिर 5 का खो दिया, तो इसलिए हमने -5 लिख दिया। बराबर में गुणनफल कितना दिया, गुना कर दिया 124 दिया। ये आपका क्वेश्चन में पहले से दिया है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन हम लोग किए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए इस तरह से, x -5 और ये हो जाएगा 45 में 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 - x बराबर में 124 को कंचा। ठीक है, इतना हम लोग जानेंगे। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इसको एंटर करा दीजिए, तो x को 40 से गुना कीजिए तो 40x हो जाएगा, फिर x को -x से गुना कीजिए तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर -5 को 40 से गुना कीजिए तो माइनस का 200 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस और माइनस हो जाएगा, 5 को x से तो 5x हो जाएगा, फिर बराबर का 124। ठीक है बच्चों, आप देखिए यहाँ पर किस तरह से करेंगे, तो ये माइनस का x स्क्वायर है तो इसको बराबर को उधर भेज दीजिए। ठीक है, तो ये प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको इधर कर दीजिए। ठीक है, इधर ये बराबर का इस साइड, तो ये x स्क्वायर माइनस में, इधर आके प्लस में x स्क्वायर, और 40x प्लस में, तो इधर 40x और प्लस 5x कितना होगा 45x हो गया, तो इधर आके कितना माइनस का 45x। ठीक है, और इधर 200 है माइनस में, तो इधर आके कितना आ जाएगा प्लस में 200 हो जाएगा, प्लस में 200 हो जाएगा, और यहाँ पहले से कितना है प्लस में 124 है, पहले से 124 है। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, इधर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 45x, और यहाँ 200 और 124 कितना आ गया 324। तो अब इसको थोड़ा अच्छा से लिख दीजिए, x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर में 0। ये हो गया आपका सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर आपको इतना ही बनाना है। आपका एग्जाम में यदि आएगा तो आपको इतना ही बनाकर आंसर यहाँ पर लिख देना, हो गया आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में फिर आगे क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो अगर आप एनसीईआरटी बुक का यहाँ पर सॉल्यूशन उदाहरण में देखेंगे तो ये यहीं तक बना करके छोड़ दिया। ठीक है बच्चों, देखिए है ना, तो लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि हम जानना चाहेंगे कि प्रारंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे, मतलब हमको x और 45 - x का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ये वैल्यू हम लोग खुद से निकालते हैं। ठीक है, और चेक भी करेंगे कि जो हम लोग खुद से बनाए वो आंसर सही निकला है क्या नहीं, उसका भी हम लोग जांच करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में इसका आंसर नहीं दिया। ठीक है, तो यहीं तक दिया है, तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग x और y का यहाँ पर वैल्यू निकाल कर, मतलब x और 45 - x का वैल्यू निकाल कर दिखाते हैं। ठीक है, तो कहाँ तक मिटा देंगे, तो इसको मिटा देते, इतना मिटा देते, इतना हमका यूज नहीं है। ठीक है, इतना हमारा यूज नहीं है। देखिए आपको x और 45 - x मतलब जॉन और जीवंती के पास कंचों की संख्या निकालना है कि जॉन के पास कितना कंचा था और जीवंती के पास कितना कंचा था। ठीक है, तो देखिए इस समीकरण जो है ना, इसको हल कर देते हैं गुणनखंड विधि से। कौन सा विधि से, गुणनखंड। अभी आगे आप लोग चैप्टर नंबर 4 का ही एक्सरसाइज 4.2 में ये पढ़ेंगे। ठीक है, गुणनखंड विधि से मूल निकाल ले या शून्यक निकाल ले गुणनखंड विधि से। तो क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर में 0। अब इसको मिटा देते हैं नीचे वाला को। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। अब देखिए बीच वाला को, मतलब देखिए 324 को कुछ इस तरह से 324 और इसके नीचे इसके आगे कुछ है, मतलब क्या 1, तो 324 और 1 को गुणा करेंगे तो कितना होगा 324, और 324 को कुछ इस तरह से आप तोड़िए कि गुणा करेंगे तो 324 आएगा, दो ऐसा नंबर जिसको गुणा करने से 324 आएगा, और दो नंबर को जोड़ने या घटाने पर 45 आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग एलसीएम लेके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 2 16 दूनी 32, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 8 16, 2 एकम 2, और फिर ये हो जाएगा कितना से जाएगा 7 से जाएगा, 7 एकम ये कितना से जाएगा बच्चों, ये 9 से जाएगा, 9 9 81, तो 2 दूनी 4, 4 9 में 36 x स्क्वायर माइनस ये 36 में हम लोग यदि 9 को जोड़ देंगे तो 45 आ जाएगा, और 36 को 9 से गुणा करेंगे तो ये 324 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमको तोड़कर दिखना है। ठीक है बच्चों, ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर किस तरह से हल करेंगे, x स्क्वायर इतना आपको सॉल्यूशन में बनाना नहीं है एग्जाम में। ठीक है, ये हम देख रहे हैं कि कितना उनके पास कंचा था, ये हम लोग चेक कर रहे हैं। ठीक है, माइनस, ताकि आपको हर तरीके से पता चल जाए कि किस तरह से क्वेश्चन को बनाया जाता है। माइनस का 9x प्लस का 324 बराबर 0, ये माइनस को एंट्री करा दिए। ठीक है, ज्यादा कुछ किए नहीं यार, इधर से x को भी एंट्री करा दिए। तो यहाँ से x स्क्वायर से हम लोग x को कॉमन ले लेते तो x माइनस 36 बचा है, और यहाँ से माइनस 9 का कॉमन ले लेते तो x माइनस 36 बचा। देख लीजिए आप गुणा करके 36 को 9 से गुणा करेंगे तो 324 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से देखिए ये x माइनस 36 और x माइनस 36 को निकाल लीजिए, और यहाँ से x माइनस 9 है उसको एगो निकाल लीजिए बराबर में 0। तो यहाँ से x का 2 वैल्यू आ गया, x बराबर ये x माइनस, अब यहाँ पर लिख दीजिए अब। ठीक है, x माइनस 36 बराबर 0, और इधर लिख दीजिए x माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए इसको आगे हम लोग सॉल्व कर देते हैं।
तो x बराबर ये हो गया 36 और इधर हो गया x बराबर हो गया 9। मतलब यहाँ पर अतः x का दो वैल्यू आया, क्या क्या आया, 36 और 9। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखेंगे जॉन के पास कंचों की संख्या 36 है, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना है 36। 45 में 36 माइनस कर देंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, या फिर यदि जॉन के पास कंचों की संख्या 9 है तो जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 में 9 माइनस कर देंगे तो कितना होगा 36 होगा। तो इस तरह से इसका दो का आंसर होगा। ठीक है, समझ गया। तो अतः x का वैल्यू यहाँ पर यानी जॉन के पास कंचों की संख्या 36 या 9। ठीक है, तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या, ठीक है, इतना आप लैंग्वेज खुद से लिखिएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 45 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 9, या एक्स की जगह आप क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स की जगह में 36 लिखेंगे और एक बार क्या लिखेंगे, एक्स की जगह में 9 लिखेंगे। ठीक है, इतना हो गया, तो इतना आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर। अब देखिए 2 नंबर, देखिए 1 का ही 2 नंबर कह रहा है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग में, कोई उद्योग होता होगा, एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। मतलब एक दिन में एक कुटीर उद्योग में कुछ खिलौना बनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक खिलौना का जो मूल्य है वो 55 रुपया में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। ठीक है, तो किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आया होगा नहीं। ठीक है, तो देखिए इसको हम किस तरह से लिख कर समझेंगे। ठीक है, तो कुटीर उद्योग छोड़िए क्या है, उससे हमको लेना देना नहीं है। देखिए क्वेश्चन में, देखिए यदि समझ में नहीं आएगा तो पीछे में जो निकालने बोला है ना, नीचे मतलब लास्ट से वही वाला को मान लीजिए। तो क्या बोला कि हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो मान लेते हैं कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x। ठीक है, तो माना, क्या मानेंगे, माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर x। खिलौनों की संख्या बराबर x। तो माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x है। ठीक है, अब देखिए इतना हो गया, इतना हो गया। अब देखिए तो क्या रहा है कि फिर यहाँ पर देखिए फिर क्या लिखा है, देखिए कि प्रत्येक खिलौने के मूल्य अब निकालेंगे हम लोग। फिर क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे। ठीक है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। फिर हम लोग लिखेंगे प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य या फिर लागत। ठीक है बच्चों, प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है ना वो 55 में से एक दिन में, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने पर, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या कितना x, तो x को माइनस कर देने पर जो बराबर प्राप्त होता है उसी के बराबर है। ठीक है, तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना आ गया 55 माइनस x रुपया। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। अब देखिए अब क्या बोल रहा है कि एक दिन में, तब फिर मेरा कुल निर्माण का लागत कितना पड़ रहा है, एक दिन का लागत पड़ रहा है 750 रुपया। तो देखिए अगर आपको एक काम दिया जाता है, देखिए अगर आपको एक काम दिया जाता है जिसमें कह रहा है कि एक दिन में आपको 50 गो आम तोड़ना है पेड़ से। ठीक है, 50 गो आम तोड़ना है और एक आम तोड़ने पर आपको 5 रुपया मिलता है। ठीक है, एक आम तोड़ने पर आपको 5 रुपया मिलता है और एक दिन में आपको टोटल 50 गो आम तोड़ना है। तो बोलिए टोटल 50 गो आम तोड़ने में आपको कितना पैसा मिलेगा। तो एक गो आम तोड़ने में आपको 5 रुपया मिलेगा, तो 50 गो आम तोड़ने में कितना मिलेगा, 250 रुपया मिलेगा। मतलब आप क्या किए, गुना किए। तो यही गुना के खेल को यहाँ पर करना है कि एक दिन में टोटल हमको कितना खिलौना बनाना है, x खिलौना बनाना है, और एक खिलौने को बनाने पर हमको कितना रुपया मिलता है, 55 माइनस x रुपया मिलता है। तो टोटल एक दिन में बनाए गए खिलौने पर हमको कितना पैसा मिलेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x गुना 55 माइनस x बराबर 750 रुपया। एक दिन में टोटल हमको 750 रुपया मिलता है। कितना खिलौने बनाने पर, x खिलौने बनाने पर, एक खिलौना बनाने पर हमको कितना पैसा मिलता है, 55 माइनस x पैसा मिलता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। इसको आराम से सॉल्व कर दे, ये माइनस एक्स उधर जाके प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का 55x उधर जाके माइनस का 55x हो जाएगा, और यहाँ से प्लस का पहले से कितना है 750, और इधर कितना बचा, सब खत्म हो गया तो 0 बचा, हो गया आंसर। ठीक है, अब हमको यहाँ बुक में आपको यहीं तक लिखना है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में आएगा तो आपको यहीं तक लिखना है। अगर आपको मन है कि हमको पता करना है कि एक खिलौना
हमको पता करना है कि उस दिन टोटल कितना खिलौना बना है और एक खिलौना का दाम कितना था, हमको खुद से पता करना है। तो चलिए इसको हम लोग पता करते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको पता करने के लिए आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, गुणनखंड विधि से हल कर दीजिए। एक्स का वैल्यू निकाले थे गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 बराबर में 0। तो आप 750 और यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे में कुछ नहीं, मतलब क्या 1। तो 750 और 1 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 750, और 750 को कुछ इस तरह से तोड़िए कि गुना करने दो ऐसा नंबर के रूप में जिसको गुना करेंगे दो नंबर को तो 750 आएगा, गुना करेंगे तो 750 आएगा, और जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कितना आएगा 55 आएगा। तो इसको हम लोग एलसीएम लेके देखते हैं, है ना। तो 2 तिया 6, 2 7 14, 2 5 10, ठीक है। ये हो जाएगा कितना 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। ये कितना हो जाएगा फिर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 5 25, यानी 3 दूनी 6, 6 5 30, 30 प्लस 5 5 25, 30 प्लस 25 बराबर 55, और 30 को 25 से गुना करने से 750 आ जाता है। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25 बराबर 55 आ जाएगा, प्लस 750 बराबर 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 30 एक्स माइनस 25 एक्स प्लस 750 बराबर का 0, ठीक है। यहाँ से एक्स को एंट्री करिए और यहाँ से माइनस को एंट्री कराए हम लोग, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, इसका हमको जरूरत है, ऊपर वाला का जो मान है उसका जरूरत है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, दो एक्स स्क्वायर में एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स बचा माइनस का 30 बचा, और यहाँ से हम लोग माइनस 25 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स बचेगा, और यहाँ माइनस का 30 बचेगा। क्यों माइनस का 30 बचेगा, क्योंकि फिर इसको एंट्री करा दो माइनस 25 एक्स, तो माइनस 25 एक्स आ जाएगा, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 25 को 30 से गुना करेंगे तो 750 आ जाएगा बराबर में 0, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एक्स माइनस 30 एगो आ गया, कॉमन निकाल लिए, और एक्स माइनस 25 एगो लिख दिए बराबर में 0। अब क्या लिखना है, ठीक है, अब लिखना है यहाँ पर, अब एक्स माइनस 30 बराबर 0 और एक्स माइनस 25 बराबर 0। तो यहाँ पर एक्स का दो को वैल्यू आ गया 30, और यहाँ भी एक्स का होने का वैल्यू आ गया 25। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या एक्स बराबर 30 खिलौना या फिर 25 खिलौना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, अतः एक्स बराबर क्या लिखना है, अतः एक्स बराबर 30 या 25, मतलब उस दिन निर्माण किए गए, मतलब उस दिन टोटल 30 को खिलौना बनाया या फिर 25 को खिलौना बनाया। तो अगर उस दिन 30 को खिलौना बनाया तो एक खिलौना का दाम कितना था, तो एक खिलौना का दाम मेरा था उस दिन 55 माइनस एक्स बराबर 25 रुपया। टोटल 30 को खिलौना बनाया, तो उस ज्यादा 30 को खिलौना बनाया तो एक खिलौना का दाम 25 रुपया था, या फिर अगर 25 को खिलौना बनाया तो 55 माइनस एक्स, तो तब फिर एक खिलौना का दाम 30 रुपया था, ठीक है। ये रुपया है और ये खिलौना की संख्या है, ठीक है, 25 और 30, यानी 30 को यदि खिलौना बनाया तो 25 रुपया एक का दाम था, यदि 25 को खिलौना बनाया तो एक का दाम 30 रुपया था, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं उदाहरण नंबर 2, ठीक है बच्चों। जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। तो कैसे जांच करेंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं, एक दो को बना देता हूँ, बाकी सब आप खुद से बना सकते हैं। देखिए 2 नंबर उदाहरण नंबर 2 यानी एग्जाम्पल नंबर 2 एक बना देते हैं, ठीक है। जैसे एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर का 2x माइनस का 3, ठीक है। देखिए इसको कैसे चेक करेंगे हम लोग, इसको कुछ नहीं करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसको तोड़ देना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2a, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab। इसको इसी तरह से तोड़ दीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस 1 बराबर 2x माइनस का 3, ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 दूनी 4x प्लस 1 बराबर का 2x माइनस 3। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 4x का माइनस 4x, यहाँ से 2x प्लस में इधर आके माइनस 2x, और यहाँ से क्या 4 और 1 5 प्लस 5, और यहाँ से माइनस 3 इधर आके प्लस 3 बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4 और 2 माइनस 6x प्लस 5 और 3 8। तो देखिए ये वाला जो है ना, देखिए यह जो है ना, यह चूंकि यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है, अतः यह एक बराबर में 0, ठीक है।
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, अतः यह एक द्विघात एक द्विघात समीकरण है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग क्या समझे कि कोई भी समीकरण यदि इस तरफ फॉर्म में आ जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो यहाँ पर देखिए पावर में 2, इसका पावर में 1, इसका ये सी का वैल्यू पावर माइनस कुछ नहीं होता है। ठीक है, बराबर में 0, तो ये द्विघात समीकरण का रूप का है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इतना आप पहले नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, आप अगला जो है ना, आप लोग 2 नंबर खुद से बना सकते हैं और 3 नंबर भी खुद से बना सकते हैं। हम 4 नंबर बना देंगे। ठीक है, 4 नंबर, क्योंकि उसमें आपका a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा जो आपको शायद याद नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं -4। देखिए, इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे कि ये द्विघात समीकरण है क्या नहीं, है ना। देखिए, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, बराबर में -4। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक्स क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब 8 प्लस 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर, और यहाँ से प्लस 2 का स्क्वायर 4 चाहते हैं 12 एक्स बराबर में एक्स क्यूब -4। देखिए, एक्स क्यूब प्लस में और एक्स क्यूब प्लस में खत्म हो गया, क्योंकि ये प्लस में उधर जाके माइनस में था, प्लस माइनस कट जाता, तो हमने शुरू में ही काट दिया। अब यहाँ से देखिए 6 एक्स स्क्वायर बचा है और प्लस का 12 एक्स बचा है, और यहाँ से प्लस का 8 और इधर से -4, इधर आके +4 बराबर 0। यानी अगर देखा जाए तो 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 8 4 12 बराबर 0। यानी यह भी क्या है, एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर, चूंकि ये वाला लाइन तो बहुत लिखना जरूरी है। ठीक है, अतः चूंकि यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में है, के रूप का है, अतः यह एक द्विघात समीकरण, यह एक द्विघात समीकरण है। हो गया, इस तरह से आपको बनाना। ठीक है, और एग्जाम में कहीं भी आपका 1 नंबर नहीं कटेगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1। तो देखिए, एक्सरसाइज 4.1 में ज्यादा कुछ क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, 1 नंबर तो आप लोग खुद बना सकते हैं, क्योंकि ये चेक करने वाला है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है क्या नहीं। ठीक है, तो ये तो आप खुद बना सकते हैं, जहां पर केवल कुछ नहीं, केवल आपको गुणा करना है सबको, और गुणा करने पर आपका यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का फॉर्म में आता है तो लिख देना ये द्विघात समीकरण है, नहीं आता है तो लिख देना नहीं समीकरण है। ठीक है, तो एक नंबर आप खुद बना सकते हैं। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर में लैंग्वेज वाला है जो आप नहीं बना सकते। ठीक है, या फिर आपको बनाने में दिक्कत होगा। तो 2 का 1 नंबर में हम लोग पढ़ते क्वेश्चन क्या लिखा है, तो कहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो क्षेत्र की लंबाई लंबाई जो है ना वो मीटर में चौड़ाई के दुगने से अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिए अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर जो है ना, ये द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करने बोला, मतलब आपका आंसर निकाल के नहीं बताना है कि कितना लंबाई चौड़ाई है, केवल आपको समीकरण बना के छोड़ देना है, बस आपका एग्जाम में फुल नंबर मिल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि क्या बोला, चौड़ाई पहले बोला ना, तो लंबाई चौड़ाई से 2 मीटर मतलब 2 गुने से 2 1 अधिक है। तो पहले मान लेते, माना आयताकार भूखंड की लंबाई, आयताकार भूखंड की लंबाई, भूखंड की पहले क्या लिखना है, लंबाई चौड़ाई से, हाँ तो पहले चौड़ाई पता रहेगा तब ना उसका दुगना हम लोग करेंगे। चौड़ाई x मीटर है। ठीक है, आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितना है, x मीटर है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये हो गया, तथा आयताकार भूखंड की लंबाई देखिए बुक में क्या बोल रहा है, बुक में बोल रहा है कि लंबाई जो है ना उसका चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है मीटर में, ये आपको बोल रहा है, इसीलिए हम लोग इस तरह लिखा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो बोलिए आयताकार भूखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया, 528 वर्ग मीटर, मतलब मीटर स्क्वायर, ये आपका दिया 528। ठीक है, चेक कर लेते दिया है क्या नहीं, हाँ ठीक है 528 दिया है। ठीक है बच्चों, तो अब आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई कितना दिया 2x + 1 और चौड़ाई कितना दिया x बराबर में 528। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब 2x² प्लस x गुणा करके खाली एंटर करा दिया, और ये प्लस 528 इसको इधर ले आया, माइनस का 528 बराबर में 0, बस हो गया आंसर। करना क्या था, कुछ करना ही नहीं था, केवल आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, समीकरण बनाना है और आंसर आ गया।
ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं 2 नंबर, 2 का 2 कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो पूर्णांक क्या होता है? नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो सब होता है, गोटा गोटी नंबर होना चाहिए, मतलब -1, -2, -3 ये सब भी होता है ना, जीरो भी होता है, 1, 2, 3 ये सब भी होता है। ठीक है, ये सबको पूर्णांक बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, ये सब तो आप लोग जानते हैं। देखिए, दो धनात्मक पूर्णांक को क्रमागत बोलते हैं। क्रमागत तो पहले मान लेते, माना पहली पूर्णांक, पहली या पहला पूर्णांक, माना पहला पूर्णांक या पहली पूर्णांक बराबर x तथा दूसरी पूर्णांक, दूसरी पूर्णांक। क्रमागत बोला, क्रमागत में क्या होता है? यदि 1 है, 2 है, 3 है तो ये क्रमागत हुआ। ठीक है, तो एक यदि x है तो दूसरा क्या होगा? x+1 होगा, तीसरा क्या होगा? x+2 होगा, चौथा क्या होगा? x+3 होगा। ठीक है, तो इस तरह से। और क्या बोला? इन दोनों का जो गुणनखंड होगा ना, तो गुणनखंड यानी x और x+1 का गुणनखंड जो है ना वो 306 होगा, 306 होगा। ये आपका बोल रहा है बुक में, इसलिए हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखे प्रश्न से। अब इसको गुणा कर दीजिए, एंट्री करा दीजिए, x² + x, और ये प्लस में इधर आके माइनस में 306, और उधर कुछ नहीं बचा, मतलब 0, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। हो तो गया, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, देखिए 2 लाइन का आंसर बन रहा है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब देखते हैं 3 नंबर, यानी 2 का 3। बोला कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो मान लेते हैं रोहन की आयु, वर्तमान आयु माना, तब ना पता करेंगे कि उसकी माँ 26 वर्ष उससे बड़ी है कि नहीं। तो माना रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, x वर्ष, तथा उसकी माँ की वर्तमान आयु, तथा उसकी माँ की वर्तमान आयु, माँ की वर्तमान आयु उससे 26 वर्ष बड़ी है ना, तो x + 26 वर्ष, कोई दिक्कत नहीं है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या रहा है, क्या कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। तो आयु का गुणनफल मतलब क्या? अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब x में 3 जोड़ दिए और x + 26 में भी 3 जोड़ दिए, और दोनों का गुणनफल यानी गुना कितना हो गया? गुना कितना दिया है? 360 हो जाएगी, 360 हो जाएगी। बस, कुछ करना ही नहीं है। क्वेश्चन को पढ़िए और आपका आंसर खुद ब खुद बन जाएगा। x + 3 गुना x + 26 और 3 29 बराबर का 360। तो यहाँ से x को x से गुना करते तो x² हो जाएगा, x को 29 से गुना करते तो 29x हो जाएगा, प्लस x को 3 से गुना करते तो 3x हो जाएगा, फिर 3 को 29 से गुना करते तो कितना हो जाएगा? 3 में 27 का 7 में 2, 3 में 6 और 2 8, 87। और ये माइनस का, ये प्लस का 360 है ना, इसको इधर कर देते तो माइनस का 360 हो जाएगा, बराबर इधर कुछ नहीं, मतलब 0 बचा। तो ये x² हो गया, ये 29x और 3x कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 9 3 12 यानी 32x। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? और 360 में 87 को माइनस कर दीजिए, तो -10 में 7 जाएगा तो 3, और इधर 15 में 8 गया तो 7 और 2 बचा, बराबर 0। हो तो क्या आंसर? करना क्या था? कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, फिर से चेक कर लीजिए, x पे x से x² x को 29 से 29x प्लस 3 को 3x और 9 3 12 यानी 32x हो गया, और यहाँ से 29 को 7 से गुना किए, सॉरी 3 से गुना किए तो 87 आ गया, और इधर माइनस का 360 तो ये हो गया माइनस का 273, बस हो गया आंसर। ठीक है, करना ही कुछ नहीं है। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। तो इस एक्सरसाइज का अब हम लोग सबसे लास्ट क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं, जिसमें कह रहा है कि एक रेलगाड़ी, थोड़ा यही वाला क्वेश्चन तो बच्चों को दिक्कत होता है, यही वाला क्वेश्चन सब बना लेते हैं, खाली यही वाला क्वेश्चन को बच्चों को दिक्कत होता है, लेकिन मैं आपको ये वाला भी क्वेश्चन एकदम बिल्कुल हल्का बना दूंगा। तो देखिए, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की समान दूरी, मतलब 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक है, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, तो जो ज्ञात करना है उसी को मान लेते हैं x। माना रेलगाड़ी की चाल x, माना रेलगाड़ी की चाल x, रेलगाड़ी की चाल को क्या मान लेते हैं बच्चों? x मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि चाल क्या होता है? किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर जिस तरह क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, आप देखिए, तो बोल रहा है कि ये चाल दे दिया है, दूरी कितना दिया है? दूरी दिया है आपका 480 मीटर, 480 किलोमीटर, ये आपका दिया है क्वेश्चन में। अभी हम लोग कुछ अपने से नहीं किया, खाली हमारे रेलगाड़ी की चाल x अपने से, दूरी दिया था 480।
तो हम मेरा चाल दिया है, दूरी दिया है, तो समय नहीं निकाल सकते, एकदम निकाल सकते हैं, इसलिए समय बराबर दूरी बटा चाल। फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा। दूरी कितना दिया 480, चाल कितना दिया x, हो गया। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, दूरी तो वही है, समान दूरी तय कर रहा है, ठीक है, दूरी तो अभी भी वही है, दूरी बराबर कितना है 480 मीटर किलोमीटर, ठीक है। और इस बार चाल जो है ना रेलगाड़ी की चाल, इस बार चाल जो है ना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, इस बार चाल जो है ना कुछ थोड़ा दिक्कत हो गया। क्या दिक्कत हो गया कि ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा घट गया, जो एक्स था ना उसमें 8 किलोमीटर प्रति घंटा घट गया, तो घट जाने से फिर समय क्या हो गया, समय में भी परिवर्तन आ जाएगा, इसलिए समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है 480, चाल कितना है x माइनस 8, है ना, इतना क्या, इतना पहले आप नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद करना क्या है, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नाउ अब क्या बोल रहा है कि, अब बोल रहा है कि जब उसके चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, तो अब वही वाला 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उसको 3 घंटा अधिक समय लग रहा है। मतलब जब चाल 480 किलोमीटर प्रति घंटा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाता है, मतलब 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है चाल, तो उसको 3 घंटा अधिक समय लग रहा है किसको तय करने में, 480 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा चाल से तय करने में। मतलब कुछ नहीं करना है, जहां कम लग रहा था मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गया, उसी में तो 3 घंटा समय बढ़ गया, तो समय हमको इसी में बढ़ाना है क्योंकि इसमें बढ़ गया 3 घंटा समय, है ना। यदि ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम नहीं होता चाल, तो क्या मेरा 3 घंटा बढ़ता, समय नहीं बढ़ता, ये और ये बराबर रहता था, ठीक है। तो देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, 480 है ना बटे, कुछ नहीं करेंगे, इधर 3 को रहने देते और बाकी इसको उधर भेज देते, उधर फेंक देते, तो इधर फेंक देने से क्या हो जाएगा, माइनस का 480 बटे x माइनस 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 480 बटा x माइनस 480 बटा x माइनस 8 बराबर 3, इसको खाली सीधा लिख दिए। अब इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो x और x माइनस 8 और इसका इधर हो गया 480, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस 8 माइनस का 480 गुना x बराबर का 3, पहले इधर नोट कर लिया, ठीक है, मिटा देंगे ताकि आपको स्पष्ट दिखे, ठीक है, क्लियर दिखे। चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं, कहीं तो दिक्कत नहीं हो रहा समझने में, ठीक है। आगे देखिए ये 480 जो है ना उसको गुना कर दीजिए x के साथ, एंट्री करा देते, ठीक है। तो 480 x माइनस 480 को 8 से गुना कीजिए, तो 0 4 8 64 का 4 में 6 4 32 32 8 कितना आ जाएगा 38, ठीक है। माइनस का 480 यहाँ पर पहले से x है और बटे में कितना दिया x और x माइनस 8, इसको भी एंट्री करा सकते हैं हम, ठीक है, कर देंगे अभी, रुकिए 1 मिनट। 480 और 480 ये प्लस माइनस कट गया, माइनस का 3840, ठीक है, और इधर बराबर में हो गया 3, और इसको क्या करते तो गुना कर देते, ठीक है। तो गुना कर देने से क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस का 8x हो जाएगा। अब इसको फिर इससे गुना कर देते, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसका आगे कुछ नहीं इधर इधर, ठीक है। माइनस का 3840 बराबर हो गया 3x स्क्वायर, या फिर इसको यहाँ से भी आप गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई इसको गुना कर दीजिए, इस तरह काट दीजिए, ठीक है। तो 3 एकम 3 3 6 2 आ गया 3 40 0 1280, ठीक है 1280। ये 3 तो इधर गुना में है ना, तो इधर आके भागा में उधर काट गया, ठीक है, वही वाला किए, कुछ किए नहीं ज्यादा, ठीक है। तो ये x स्क्वायर माइनस का 8x, अब इसको थोड़ा सजा करके लिख दीजिए, ये प्लस x स्क्वायर है तो उसके उधर ही रहने देते माइनस 8x है, और ये माइनस का 1280 उधर जाके प्लस का 1280 और बराबर इधर कुछ नहीं बचा इधर, तो बराबर में 0, बस हो गया आंसर, ठीक है। कुछ करना ही नहीं पड़ा हमको, तो इसको भी नोट कर लीजिए, ये भी आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। तो चलिए, तो इस एक्सरसाइज को हम लोग यही पर समाप्त करते क्योंकि 2 का टोटल 4 को क्वेश्चन तक दिया था और 1 नंबर का आप लोग खुद से बना लीजिए, ठीक है। तो ये वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त कीजिए, करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। तो बस अभी के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।